हेलो एवरीवन, हमने सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, हम सेक्शन 1 से 20 तक मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बता रही हूँ इसमें जो कि हम आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे इन 1 से 20 सेक्शन तक। हम इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे और आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी अब बहुत जल्दी आने वाली है लॉकडाउन के खुलने के बाद ही। तो उससे क्या रहेगा कि आपको बहुत इस चीज़ में फ़ायदा रहेगा कि आपको ये समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इसका हमें डिटेल पढ़ना है और इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ। सेक्शन 1 के सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास आपको बेरक लेके बैठेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आपको बेरक में सबसे पहले प्रेम्बल को देख लेना है ना, प्रेम्बल क्या है इसमें। तो प्रेम्बल को पढ़ लेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा अपनी रीडिंग मतलब माइंड में रख लेना है आपको प्रेम्बल को, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 1 में आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा इसका एक्सटेंड कहाँ तक है। क्लियर, मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता दिया है। आप सेक्शन 1 से लेके 30 तक मैंने एक भी सेक्शन मिस नहीं किया, आप सारी वीडियो को देख लें, आपको क्लियर होगा। जिसमें कि आपसे पूछेगा कि इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, कमेंसमेंट कहाँ तक है, और इसमें जो आपका हम अभी तक पढ़ते थे होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन मैंने इसमें डेट भी आपकी डिफाइन कर रखी है कि कौन सी डेट से आपको पूरा भारत के लिए इसको पढ़ना है, जबकि ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला जो सिलसिला था वो हट चुका है, वो डेट भी मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन आपको सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जिसमें सेक्शन कितने हैं, चैप्टर कितने हैं और किसने इसको लिखा है, ये लेक्स फॉरी लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। सेक्शन नंबर 2 आपका रिपील है। सेक्शन 3 जो है उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कोर्ट की इसको डेफिनेशन को आप देखेंगे, कोर्ट की डेफिनेशन जो कि आपसे पूछेगा कोर्ट किसको कहा है। तो मैंने वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आप किसको कोर्ट कहा गया आप उसको पढ़ लेंगे, आपको ध्यान रहेगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए वो। जिसमें कि मैंने आपको बताया था इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट एंड हुएवर पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे आपको 5 या 4 ऑप्शन दे देगा कि जूरी कोर्ट है क्या, या फॉरेस्ट ऑफिसर अंडर फॉरेस्ट एक्ट कोर्ट है क्या, या फैमिली कोर्ट है क्या, या ऑर्डर 27 रूल 17 का सब रूल 1 ऑफ सीपीसी कोर्ट है क्या। तो आपको ना वो आप अपना नोट डाउन कर लें, उसमें वीडियो को देख करके आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कह रहा है उसमें। कोर्ट की लैंग्वेज को, कोर्ट की डेफिनेशन को आप पढ़ लें, फैक्ट पढ़ लें। फैक्ट क्या है मैंने बता दिया आपको, फैक्ट मीन्स, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग और कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस एनी मेंटल कंडीशन, जिसमें कि मैंने आपको बताया था सर्टेन ऑब्जेक्ट, सर्टेन ओपिनियन, और आपको बताया था गुड फेथ बताया था, और रिपुटेशन बताया था, सेंसेशन बताया था। ये सब चीज क्या है, ये एक फैक्ट है। गुड फेथ मैंने आपको समझाया था ना, जैसे कि फादर ने अपने बेटे को पॉकेट मनी देना बंद कर दिया जिससे कि वो पढ़ नहीं रहा था इस वजह से, इन गुड फेथ। तो ये भी क्या है, ये भी एक फैक्ट है। आपकी रिपुटेशन भी एक फैक्ट है और आपकी कॉन्शियस भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज इसमें 3-4 पॉइंट आपसे पूछेगा कि क्या ये फैक्ट है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जहां किसी बात का एग्जिस्टेंस है वो क्या है, वो फैक्ट होगा। अगर एग्जिस्टेंस है तो फैक्ट है, और एग्जिस्टेंस नहीं है यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि अस्तित्व में है। क्लियर। अगर मैंने आपको फैक्ट इन इशू बोला था, फैक्ट इन इशू को मोटा मोटा ध्यान रखें, डिस्प्यूटेड फैक्ट, इट मीन्स जिस बात पे विवाद है उसको हम क्या कहेंगे, फैक्ट इन इशू। तो ये क्या है, ये जो लीगल प्रोसीडिंग का बैकबोन है, तो अब इसको ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें, डेफिनेशन में भी, और आपको जो मैंने इसमें आपका वीडियो में भी दे रखा है, आप उसको सुन ले, 2-3 बार सुनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि फैक्ट इन इशू वास्तव में बात क्या कह रहा है। जहां पर किसी के राइट्स की, लायबिलिटी की, डिसेबिलिटी की, है ना, उस चीज को असर्ट कर रहा है या डिनाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है किसी के अधिकार का या किसी के दायित्व का क्या हो रहा है, जिसमें जोर दिया जा रहा है जिस बात पे, यानी कि किसी बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है, किसी बात को मना किया जा रहा है। जैसे कि जो मेन फैक्ट है, एग्जांपल ए ने बी को मार दिया, ए ने बी को मार दिया, तो ये क्या है, मार दिया ना, तो ये क्या है, मेन फैक्ट है। मार दिया ना, मरा कैसे वो, तो ये मेन फैक्ट, इट मीन्स फैक्ट इन इशू है ये।
उसके बाद आपका आता है रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या है? रेलिवेंट को अगर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत होती है, वो ये सोचते हैं रेलिवेंट का मतलब सही होता है, जबकि रेलिवेंट कोई सही शब्द, सही चीज को डिफाइन नहीं कर रहा। रेलिवेंट एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि वन फैक्ट, यानी एक फैक्ट को आप रेलिवेंट तब कहेंगे जब वो फैक्ट और फैक्ट से जुड़ा रहेगा जो कि धारा आपकी 6 से 55 तक दे रखी हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप क्लियरली सुन ले, 2-3 बार सुने। और एक बात का ना ध्यान रखना, अगर आप सचमुच में अपनी प्रिपरेशन तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें ना आपका रिवीजन मस्ट है। एक बार नहीं, 10-10 बार आपको रिवीजन करना होगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही जल्दी आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अगर आपका रिवीजन नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी, और अगर आप MCQ सॉल्व नहीं करते तो भी आपको मुश्किल होगी फिर। तो मैंने आपको बता दिया रेलिवेंट क्या है। रेलिवेंसी की अगर हम बात करें, लीगल रेलिवेंसी सेक्शन 6 से और 55 तक डिफाइन है। और जो लॉजिकल है, लॉजिकल में क्या है? लॉजिकल रेलिवेंसी मे नॉट बी लीगल रेलिवेंसी, तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं है। अब रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी, इन दोनों को भी आपको समझना होगा कि ये क्या बात कर रहा है, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ लें आप क्या है रेलिवेंसी। उसके बाद डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है इनके। आप इसको सिनोनिम्स करके बना ले तो आपको सेक्शन बहुत इजीली याद रहेंगे। और वन वर्ड में कर लें। वन वर्ड में करने से आपको क्या रहेगा, आपको चीजें याद रह पाएंगी। फिर मैंने बताया, देखो जो लैटिन वर्ड है कि फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट का लैटिन वर्ड क्या है। फैक्ट इन इश्यू का जो लैटिन वर्ड है वो है फैक्टम प्रोबेंडम, और रेलिवेंट का है फैक्टम प्रोबेंस। फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब होता है इट मीन्स अल्टीमेट फैक्ट टू बी प्रूवन, और फैक्टम प्रोबेंस इट मीन्स एविडेंसरी फैक्ट। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। और आपको याद क्या करना पड़ेगा, फैक्ट इन इश्यू में और रेलिवेंट फैक्ट में क्या डिफरेंस है। ऑल फैक्ट इन इश्यू आर नॉट रेलिवेंट बट कनेक्टेड फैक्ट्स आर रेलिवेंट फैक्ट, रेफर टू सेक्शन 5 to 55। और जो आपके फैक्ट इन इश्यू है, डिस्प्यूटेड मैटर, शो राइट्स एंड लायबिलिटी और मेन फैक्ट्स बेसिस ऑन द प्लीडिंग टू डिसाइड द मैटर, ये सारे क्या हो गए आपके फैक्ट इन इश्यू हो गए। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट क्या बात कर रहा है आपका डॉक्यूमेंट में आपको ना ध्यान रखना होगा कि इन्होंने किस किस चीज को डॉक्यूमेंट बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो पेड़ पे ही लिख देते थे अपना हिसाब किताब। अब अभी भी देखते होंगे ठेली वाले जो रहते हैं, खाना वाना बेचने वाले, वो भी ऐसे ही कर लेते हैं, कहीं किसी किनारे खड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब ये सब भी एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यूज होगा। आप इस चीज को ध्यान रखें। ये जो 3 चीजें, इसकी डेफिनेशन को आप पहले तो याद करें, फिर आप कॉन्सेप्ट को समझें कि बात क्या कह रहा है। अब एविडेंस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है डेफिनेशन में। आप इसको बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में रखें। एविडेंस मैंने आपको कई तरह के बताए थे, एक एविडेंस नहीं है, 8 तरह के एविडेंस हैं। और इन 8 तरह के एविडेंस में आपको इन सभी एविडेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। 8 तरह के कौन से? डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल एविडेंस, हेयरसे एविडेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। ये इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता है ज्यादातर, वो है एक तो डायरेक्ट और एक है सर्कमस्टेंशियल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बाकी की छोड़ दें, बाकी के भी आपको अपने अच्छे से क्लियर रखने होंगे। आप क्या करें, इसके लिए आप कुछ अपना बुक को रखें, बुक से आप ज्यादा से ज्यादा देखें। और जो मैं क्लास आपको वीडियो जो बना रही हूँ इसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि आपको हेल्पफुल हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी कोई कमी है या कुछ थोड़ा ऊपर नीचे, तो आप मेरे से बात कह सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छा सा कंक्लूजन निकाल के आपको दे सकूं। आपको भी फायदा होगा इस चीज से। ठीक है, तो आपको एविडेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एविडेंस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और एविडेंस में आपको केस लॉ से ध्यान रखना है कि केस लॉ जो बताए गए हैं ओरल एविडेंस से रिलेटेड, जैसे कि मुरक्का प्रॉपर्टी वर्सेस बिहारी लाल का, जिसमें ओरल एविडेंस को वीक एविडेंस बताया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 4 आता है शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, और आपका कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। अभी शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम क्या है, मैंने आपको बताया था ना। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि किसको इन्होंने मे प्रिज्यूम कहा है, किसको शैल प्रिज्यूम कहा है। बात इतनी ध्यान रखना, मे का मतलब क्या होता है। मे का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से उस चीज को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है।
मे बी। और शेल का मतलब क्या, होगा ही। तो जहां शेल है तो वहां लॉ है, यानी शेल अगर आ गया तो यानी कि लॉ आ गया, इट मीन्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और जहां पे मे आ गया तो वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आ गया। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है, इंसान की किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन माइंड पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। वो क्या है, कोर्ट जो है बाउंड है उस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका कंक्लूसिव प्रूफ आता है। उसमें आप ध्यान रख लें, सेक्शन को भी मैंने बता रखे हैं सारी चीजें। कंक्लूसिव प्रूफ में आपका क्या आता है कि देखो, शेल प्रिज्यूम, वैसे तो बोथ प्रिजम्पशन आर रिब्यूटेबल, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो इरिब्यूटेबल है, यानी कि उसको रिब्यूट नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे ध्यान रखें, एक साबित तो सब साबित। डिस्प्रूव करने की भी आपको परमिशन नहीं है कि आप उसे डिस्प्रूव करें। क्लियर। अब आपका आ जाता है सेक्शन 5। प्रूव हो गया, डिस्प्रूव हो गया। हाँ, प्रूफ डिस्प्रूव रह गया है, मैं आपको बता देती हूँ प्रूफ डिस्प्रूव क्या है, और नॉट प्रूफ मैंने आपको बताया भी था। इसको ऐसे समझो, जैसे कि आपसे कोई बात कर रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो या नहीं भी करते हो, कोर्ट भी आपको क्या कहता है कि काम की बात करो, फालतू की बातों में मत उलझाओ। इट मीन्स वो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर आपकी बात का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर आपकी बात जैसे सपोज आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपनी बात से, तो मैं क्या समझूंगी, आप मुझे अपनी बात से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो मैं उसको समझूंगी नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, यानी कि साबित नहीं कर पाए आपकी जो बात है उसमें कोई सेंस है। और अगर आपने सारी मेरे पास एविडेंस पेश कर दिए, सारी चीजों को मैंने पढ़ लिया, रीड कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाला, तो इट मीन्स वो चीज आपके एग्जिस्टेंस में है, आपकी बात अस्तित्व में है, तो वो प्रूव है। जहां पे आपकी बात अस्तित्व में नहीं आ रही है, कोर्ट को नहीं लग रहा कि डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर, तो क्या है, वो डिस्प्रूव कही जाएगी। लेकिन इसकी डेफिनेशन को आप एक नजर जरूर मार ले। और नॉट प्रूव क्या है, जब ना तो प्रूव है ना डिस्प्रूव है, यानी कि तो उसे ना तो आप साबित कर पाए और ना साबित कर पाए, तो क्या है वो, तो वो नॉट प्रूव्ड है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लें। इसकी डेफिनेशन से प्री के एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एविडेंस की डेफिनेशन के साथ ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टेप रिकॉर्डिंग। टेप रिकॉर्डिंग क्या है, एविडेंस कौन सा एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डॉग ट्रैकिंग, साइंटिफिक एविडेंस है। और आपका एफआईआर कौन सा एविडेंस है, एफआईआर जो है वो आपका मतलब ओरिजिनल एविडेंस नहीं है, आपको पता है ना, सब्सिक्वेंट एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस के तौर पे आप उसको कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड आपका एविडेंस नहीं है, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एफिडेविट एविडेंस कब हो सकता है, जब आपका सीपीसी और सीआरपीसी में जो डिफाइन किए गए सेक्शन उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर 19 और सेक्शन 295 और 296, इस तरह के क्वेश्चन एविडेंस से रिलेटेड आपसे पूछ देगा। अब आपका आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है, सेक्शन 5 में आपको खाली रीड करना है, उसको देखना है। वो सिर्फ आपसे इतना कह रहा है कि उन बातों की हम बात कर रहे हैं जिनका एविडेंस दिया जाएगा ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू एंड ऑफ नो अदर्स, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखें एडमिसिबिलिटी की और रेलिवेंसी की, इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। एडमिसिबिलिटी और रेलिवेंसी दोनों को क्या समझ लिया जाता है, सिनोनिम्स समझ लिया जाता है, जबकि सिनोनिम्स नहीं है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन पर बेस्ड है। सेक्शन 57 ऑनवर्ड्स किस चीज की बात करता है, एडमिसिबिलिटी की। एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो रूल ऑफ रेलिवेंसी है ना, वो ये बताती है कि ये कब एडमिसिबल होगा। इट मीन्स रेलिवेंसी प्रोवाइड्स दैट इफ अ फैक्ट इज रेलिवेंट इट मे बिकम एडमिसिबल, यानी कि कोई बात रेलिवेंट है तो वो एडमिसिबल होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस फैक्ट को अलाउ कर दें प्रूव करने के लिए तो उसके बाद वो एडमिसिबल हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप कोई एविडेंस लाना चाहते हैं कोर्ट में तो वो एडमिसिबल होगा या किन सिचुएशन में होगा या नहीं होगा, ये मोड बताता है आपको एडमिसिबिलिटी। इसको ऐसे याद रखें वन वर्ड से, एडमिसिबिलिटी प्रोवाइड्स प्रोसीजर और मोड ऑफ प्रूविंग रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है ना। वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेलिवेंसी, वो प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है।
और जो रूल ऑफ रेलिवेंसी है वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि ये कब रेलिवेंट होगा। इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं आपके। इसमें आप डिफरेंस वीडियो में सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी आप डिफरेंस भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। जो रिलेशन ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड रेलिवेंसी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड केस भी है। और इससे रिलेटेड जो केस है वो आपको बता दूं, जैसे राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें यही डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, कि जैसे कोई बात, इसको ऐसे समझिए, कोई बात आप कह रहे हैं कि जी हाँ ये रेलिवेंट है, पर जरूरी तो नहीं एडमिसिबल भी हो। जैसे कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी बात हो रही है, ठीक है, वो रेलिवेंट हो सकती है अगर आप एक व्यक्ति को क्या करके विवश करके आप उस काम को करें, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वो एडमिसिबल भी हो। तो सेक्शन आपका 122 और 129 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये तो बता रहा है कि रेलिवेंट है ये, बट वो एडमिसिबल नहीं है, वो ये कह रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें सेक्शन 5 को। और जो सेक्शन 6 है वो आपका रेस जेस्टे है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है विद केस लॉ। उसमें आपको केस लॉ को भी अच्छी तरह ध्यान रखना है और उसके डॉक्ट्रिन को भी याद रखना है, और वो कौन से लॉ पे बेस्ड है। और इसमें आपका कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की वो बात करता है, ठीक है। केस लॉ जैसे कि इसमें केस लॉ है रतन वर्सेस क्वीन है, और आपका और भी बहुत सारे केस है, बैडिंगफील्ड का केस है, ठीक है, बैडिंगफील्ड का थ्रो, इसको ऐसे याद रखें, बैडिंगफील्ड के आगे लिख लें थ्रोट कट, और रतन वर्सेस क्वीन के आगे लिख लें टेलीफोन, जिससे कि आपको ये केस लॉ याद रहे। अच्छा, इसके एक्सेप्शन को भी आपको याद रखना है। इसका एक्सेप्शन क्या है मैंने आपको बता दिया ना, रेस जेस्टे का जो एक्सेप्शन है वो है हेयरसे एविडेंस, ठीक है। इसको अच्छी तरह डेफिनेशन को भी पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखें। फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, फैक्ट्स को कब रेलिवेंट माना गया है सेक्शन 6 में, जब वो कनेक्टेड हो। कनेक्टेड फैक्ट्स इट मीन्स रेलिवेंट फैक्ट्स। अब बात आ गई सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 जो है ना आपका, सेक्शन 7 और आपका सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ये आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसमें आपके लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे आपको इनमें पॉइंट बता रखे ना, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और 9 तरह के नेसेसरी के फैक्ट्स बता रखे हैं। इन सब के एक एक पॉइंट दे देगा, 4-4 पॉइंट दे देगा, और आपसे पूछेगा ये कौन से सेक्शन में ये बताओ। तो आप इसको अच्छी तरह एक एक पॉइंट को लिख करके याद कर लें, जो कि आपको बहुत हेल्प होगी उसमें, कि आपको ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर पूछते हैं इसमें। सेक्शन 10 क्या है? सेक्शन 10 जो है आपका कॉन्सेप्ट की बात करता है। सेक्शन 10 को देखें, अच्छा सेक्शन 9 में ना आपको आइडेंटिफिकेशन परेड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पूछता है कई बार एग्जाम में कि सेक्शन जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो कौन से सेक्शन में है। अच्छा सेक्शन 10 की क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 10 में मैंने आपको बोला था सेक्शन 10 को आप षड्यंत्र से याद रखें, कि जैसे आपने आईपीसी में पढ़ा सेक्शन 120A में, उसी तरह से ये षड्यंत्र यहाँ पे आपका चल रहा है सेक्शन 10 में ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जो जहां जिससे जुड़ा है, चाहे उसको कुछ पता हो या ना पता हो, फंसेगा, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में आपको, आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये बात क्या कर रहा है। अब आपका आ जाता है सेक्शन 11, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आपका प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 11 आपका प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से जाना जाता है। उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें, ना समझ में आए तो मेरी वीडियो को सुन लें, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 12 आता है। सेक्शन नंबर 12 जो है उसमें क्या है, देखो उसमें जो बात कर रहा है आपकी, सेक्शन नंबर 12 को आप ऐसे पढ़ लें जैसे कि आपका कोई नुकसान हुआ है, आपने सूट फॉर डैमेजेस का सूट केस फाइल किया है, तो आपको कोर्ट क्या करेगी, क्या आपको दिलवा देगी ऐसे पैसा? आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सेक्शन 12 को आपको सेक्शन 12 को ये समझना है कि कोर्ट ये कह रही है कि जी देखो ऐसा है, आप आ रहे हो पैसे मांगने के लिए, हमें भी तो लगना चाहिए कि आप इस चीज के लिए मतलब वो हो, आप इंटाइटल हो, और अगर इंटाइटल हो तो कितना पैसा दें आपको। अब मैंने आपको डाइवोर्स का मेंटेनेंस का केस बताया था कि कई केसेस में क्या होता है, वाइफ क्या है, कोई 50,000 का, कोई लाख का, कितने का मेंटेनेंस का सूट फाइल कर देती है अपने हस्बैंड पे। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितना वाइफ ने मेंटेनेंस का सूट फाइल किया और हस्बैंड उसको उतना
दे, ये वो कोर्ट डिसाइड करता है। तो दैट इज सेम थिंग इन सेक्शन 12 कि डैमेजेस के लिए अगर आप इंटाइटल वो कर रहे हैं, मतलब सूट फाइल कर रहे हैं, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये कौन कौन से केसेस में अप्लाई होता है सेक्शन 12, वो आप इसके एसेंशियल को याद रखें। और अब आपका सेक्शन 13 सेक्शन 13 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 30 भी आपका यही बता रहा है कस्टम और आपका क्या है इसमें, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, यानी कि जहां पर आपके राइट की और आपके कस्टम की बात आ रही है वहां पर बात रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो वो कस्टम किसे कहा गया है, इसको भी आप क्या करें, सिर्फ पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। और मैंने आपको बताया था सुबह 4 बजे पढ़ लें इन सेक्शन को जिनके आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये मत सोच लेना कि एक दिन पढ़ के आप पास कर लोगे पेपर को, आपको रोज रोज सेक्शन को पीछे की रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आगे की वीडियो को रोक दिया कि ये सेक्शन तो आपको रिवाइज हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहे। सेक्शन 14 अब आता है। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? सेक्शन 14 आपसे बात कर रहा है किस चीज की, स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। इसमें जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी कि किसे कहा है, स्टेट ऑफ माइंड किसे कहा है, नॉलेज, इंटेंशन एक्सेट्रा, वो आपको पॉइंट याद करने हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में, मेंस में आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो उसको आप अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है ना। बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये चीज क्या है, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इसकी जो इलस्ट्रेशन है ना, इसके इलस्ट्रेशन को भी आपको अच्छे से समझना होगा। काफी इलस्ट्रेशन में से सेक्शन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ABCDEGNL और P, ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। सेक्शन 15 किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 15 आपकी बात कर रहा है, देखो सेक्शन 15 आपकी बात कर रहा है एक्सीडेंटल और इंटेंशनली क्राइम की, कि आप कहते हो जी मेरे से एक्सीडेंटली हो गया है, वो कोई कहता है कि मतलब इंटेंशनली किया है, तो इस बात को डिसाइड कर रहा है आपका सेक्शन 15। जैसे कि मैंने आपको घर जलाने वाला इलस्ट्रेशन बताया था कि किसी ने अपना घर जला दिया, तो ऐसे थोड़ी कोई घर जला देगा, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसमें इलस्ट्रेशन है घर जलाने वाली, तो वो सेक्शन क्या है आपका 15 है, जो कि इंटेंशन की और एक्सीडेंटल उसकी बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है। क्लियर? 16 को आप रीडिंग कर ले, 16 सेक्शन में वो बता रखा है, सिर्फ कुछ खास नहीं है आपका, खाली रीडिंग कर ले, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आपका 17 है। 17 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको वर्ड टू वर्ड समझ लें, ये बात क्या कह रहा है। मैंने 17 में 2-3 चीजों को करके क्लियर किया है वीडियो बना करके, इसीलिए कन्फेशन से, वो एडमिशन से रिलेटेड। अच्छा, कई वीडियो में एडमिशन और कन्फेशन का एक वर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप अंडरस्टूड है उस चीज के लिए, उस चीज में कंफ्यूज ना हो कि थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे कई बार बोलने में हो जाते हैं, ठीक है। तो 17 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से एक एक वर्ड को समझे, लिखें। 18, 19, 20, ये 3 सेक्शन बिल्कुल ऐसे ही हैं, वर्ड टू वर्ड समझने वाले, ठीक है। उसके बाद आपका 21 आता है। 21 आपका किसकी बात कर रहा है? प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। मैंने आपको बताया था ना कि जो कर रहा है उसके अगेंस्ट यूज नहीं होगा। अगर उसने कहा है जी हाँ ये चीज असली है, किसी ने कहा जी हाँ ये चीज असली है, तो आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, यूज नहीं होगा आपके अगेंस्ट जो उसे कर रहा है। सेक्शन 22 खाली पढ़ लें कॉन्सेप्ट को समझ के, 22A 23 इसके भी वर्ड टू वर्ड समझ लें, और 24 से 30 तक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, तो क्या होगा, आपको यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन की वैसे भी वीडियो डालने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको उससे थोड़ा सा हेल्प मिले। बाकी आज की वीडियो में हम इसको इतना क्लियर करते हैं। 30 के बाद अब हम सेक्शन कंप्लीट करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच।